मैं मनोज कुमार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज अट्टारी कक्षा 12 के छात्रों को समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व में मैं आपको 2 पाठ पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं आपको तीसरा पाठ पढ़ा रहा हूँ। इस पाठ का जो नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इस पाठ के अंदर परिवार एवं नातेदारी, जाति व्यवस्था और जनजातीय समाज। इसमें पहले मैं आपको जाति व्यवस्था के बारे में बता चुका हूँ। जाति जन्म पर आधारित है, इसके बारे में डिटेल में बता ही चुका हूँ। आज हम जनजाति समाज को लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंटों पर आपको समझाते हैं कि जनजाति समाज होता क्या है, जनजाति समाज के लक्षण क्या होते हैं। ये समाज भारत में अनेक समाजों में पाया जाता है। इसके कुछ लक्षण अलग होते हैं। इनको समझना इतना सरल कार्य नहीं होता है। इनके संगठन, रहन सहन, संस्कृति ये सब अलग होती है। जनजाति समाजों के इन अनेक लक्षणों की वजह से इनका बताना, इनका परिचय देना भी आपको बहुत ज़रूरी है। जनजाति समाजों के लक्षण जो होते हैं, ये जनजाति समाज अपेक्षाकृत अलग अलग जनजातीय समुदायों द्वारा बने हुए होते हैं। यानी अलग अलग जो जनजातियाँ होती हैं, अलग अलग जो समुदाय में जो जीवन व्यतीत करते हैं, जो इनके साथ बने हुए होते हैं, इन समुदायों को बनाने में अनेक समुदाय यानी अनेक जनजाति समुदायों को मिलकर बना हुआ होता है। इन समुदाय में भिन्नता पाई जाती है, आपस में काफ़ी बदलाव पाया जाता है। इनमें इनका जो सामाजिक जीवन है इतना सरल नहीं होता है। इनका सामाजिक संगठन की दृष्टि से हम इनको जानेंगे। जनजातीय समाज को समझना इतना सरल नहीं है। कुछ जनजातियां तो ऐसी होती हैं जो सामाजिक संगठन, जो सामाजिक तौर तरीके हैं, उसको जकड़े हुई होती हैं। कई जनजातियां अनेक प्रकार के विभाग जो होते हैं, उप विभाग होते हैं, वंश होते हैं, वंशों में बटी हुई होती हैं। इनमें अनेक प्रकार के अमैथुनी, अंतःविवाही, बहिर्विवाही, सीमित विवाहों या इस प्रकार के समूहों में बटे हुए होते हैं। एक समाजशास्त्री हुए हैं टी.सी. दास। टी.सी. दास जी ने अपने शब्दों में तो इनको जनजातीय संगठन के बारे में प्रकाश डाला है। इनका जो प्रकाश है, इन्होंने तो अमैथुनी जनजाति जो होती है वो स्थानीय समूह और परिवारों में बांट दिया है इन्होंने। दूसरा, अंतःविवाही जनजाति बहिर्विवाही कुलों यानी बहिर्विवाही परिवारों में बटी रहती हैं। इसके अलावा इनमें एक संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, यानी कई परिवार एक साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
इसीलिए इनको संयुक्त परिवार, अधिकतर इन परिवारों में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इन परिवारों में दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक तो पितृसत्तात्मक, एक मातृ सत्तात्मक। कुछ परिवारों में, जनजाति के परिवारों में इनका जो पहचान होती है पिता से होती है। कुछ परिवारों में जैसे मातृ सत्तात्मक है, माता से इनकी पहचान होती है, वंश का नाम माता से चलता है। कुछ परिवारों में वंश का नाम पिता से चलता है। इसमें दो पॉइंट आए, पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। पितृसत्तात्मक जिन वंशों का नाम पिता से चलता है, इस प्रकार हमारे यहाँ कुछ परिवारों में इनके जनजाति समुदायों में माता से पहचान होती है। इन मातृवंशी परिवारों में कुछ हैं जैसे कुर्की समाज, गारो, इस प्रकार के समाज हैं। इन परिवारों में विवाहों से संबंध भी अनेक प्रथाएं, रीति रिवाज पाई जाती हैं। इन परिवारों में विवाह को लेकर ग्रामीण और नगरीय समाज में भिन्नता दिखाई देती है। हमारे जो ग्रामीण और नगरीय समाज में विवाह शादियाँ होते हैं, उनसे कुछ अलग प्रकार के विवाह करने के तौर तरीके हैं। जनजातियों में विवाह हेतु या विवाह करने के लिए, जीवन साथी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें विवाह करने के लिए परीक्षा भी ली जाती है, लड़का लड़की की परीक्षा ली जाती है। कुछ इस परीक्षा के द्वारा कुछ सेवा कराकर विवाह किए जाते हैं, कुछ वधू मूल्य द्वारा विवाह किए जाते हैं, कुछ हरण विवाह किए जाते हैं। जैसे कहते हैं किसी को हरण यानी ज़बरदस्ती शादी करना, बलपूर्वक शादी करना, बलपूर्वक ताकत के तौर पर विवाह, लड़की को अपने घर लाना, अनेक तरीके के विवाह शादियों का प्रचलन है। कुछ परिवारों में विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन समुदाय में बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह की भी रीति रिवाज हैं। जैसे बहुपत्नी विवाह का मतलब हुआ एक पति एक से अधिक या पत्नियां रखता है अपने साथ या विवाह करता है, तो इसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। बहुपति विवाह का मतलब हुआ एक पत्नी एक से अधिक पतियों के साथ रहती है या विवाह करती है, उसे बहुपति विवाह किया जाता है। इनमें कुछ युवा ग्रहों का भी प्रचलन है। युवा ग्रहों का मतलब हुआ कुछ इसमें विशेषता पाई जाती है युवाओं में। जैसे इन युवा ग्रहों का मतलब जनजातियों में जो किशोर किशोरियां अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इनमें यह प्रथा मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, नागालैंड की जनजातियों में पाई जाती है। सही में तो यह युवा गृह शिक्षा संस्था का काम करती है, इनको मोटिवेशन करती है। ये संस्थाएं, ये युवा गृह संस्थाएं जैसे सामूहिक गान के माध्यम से, सामूहिक गीतों के माध्यम से, नृत्यों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करने की तैयारी कराते हैं। और इनमें जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, प्रथाएं पाई जाती हैं, इसको भी बदलने का काम करती है। और धर्म से भी संबंधित इसमें जनजातियों में परिवर्तन पाए जाते हैं। देवी देवताओं, जादू टोने आदि इन चीज़ों में भी ये विश्वास करते हैं। अर्थव्यवस्था कार्य करने की जो शैली है,
अपना जीवन यापन करने की जो क्रिया है इनकी, जैसे आर्थिक विकास की दृष्टि से जनजाति समाज में अंतर पाए जाते हैं। जनजाति समाजों में आर्थिक दृष्टि से हमें भिन्नता दिखाई देती है। कुछ जनजातियां आज भी वनों में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ जनजातियां तो आज भी वनों में पूर्व की तरह अपना जीवन यापन, खाद्यान्न, खाने की चीज़ें इकट्ठी कर कर, एकत्रित कर कर या शिकार के पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ जनजातियां पशुओं को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार की इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन आज थोड़ा सा परिवर्तन आया है। जैसे उद्योगों में ये अपना कार्य करना शुरू कर दिया है, मजदूरों के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। भारत के अंदर जनजातियों में संस्कृति और रहन सहन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। भारत के अंदर अनेक समूह, मानव समूह जनजातियों के निवास करते हैं। आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव होने की वजह से जनजाति या वन जाति के नाम से इनको पुकारा जाता है। इनकी भाषा, बोलचाल अलग होती है। पूजा अर्चना करने के तौर तरीके अलग होते हैं। रहन सहन, खान पीन यानी संस्कृति भी अलग होती है। और इन जनजातियों को पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र है जिसमें मध्य क्षेत्र। इस मध्य क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इनमें जनजातियां जो रहती हैं इनके नाम हैं जैसे संथाल, मुंडा, उराव, भूमिज, कोया आदि प्रकार की जनजातियां रहती हैं। और दूसरा है सेकंड जो मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आता है हिमालय की तराई का क्षेत्र, जैसे असम, बंगाल की जनजातियाँ। इन जनजातियों में जैसे गद्दी, गुर्जर, किन्नौरा, थारू, कुकी, गारो, खासी, नागा आदि प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं। आदि प्रकार की जनजातियाँ या अनेक प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और तीसरे नंबर की हैं दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिण के क्षेत्र में केरल, कर्नाटक, मद्रास। इनमें पूर्वी पश्चिमी घाटों में जो जनजातियां रहती हैं इनमें जैसे कि गौड़, कोडा, डोरा अनेक प्रकार की जनजातियां आती हैं। और चौथा है इसका पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में आता है, मैंने 4 क्षेत्रों में बांट दिया है इसको। देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में आता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां, इनमें भी अनेक जनजातियां पाई जाती हैं जैसे मीना, भील, गमती, कोकना। इन चारों क्षेत्र में इन जनजातियों में रहने का प्रतिशत भी अलग है कि हिमालय के क्षेत्र में कितनी जनजातियां रहती हैं, मध्य भारत में कितनी हैं, पश्चिमी क्षेत्र में कितनी हैं, दक्षिण क्षेत्र में कितनी हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र में 11.35, मध्य क्षेत्र में 56 56% के करीब, पश्चिमी भारत क्षेत्र में 25, दक्षिणी भारत में 6%। अनेक प्रकार की इस प्रकार जनजातियां इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। समाजशास्त्री डॉक्टर
डी एन मजूमदार ने तो जनजातियों की जो संख्या बताई है, इस पर जो अपना प्रकाश डाला है इन्होंने, तो जनजातियों के प्रकाश में इन्होंने जनजातियों जो हिंदू संस्कृति के प्रभाव से वंचित हैं, जो जनजातियां हिंदू जन संस्कृति से अलग हैं, जो विहर क्षेत्रों में रहने की वजह से इनमें भिन्नता पाई जाती हैं, ये संपर्क न होने की वजह से इनमें अंतर पाया जाता है। जिन जनजातियों ने हिंदू रीति रिवाज, व्यवहार, इन ऐसी संस्कृतियों को अपना लिया है, या हिंदू जनजातियों के संपर्क हिंदू जातियों के संपर्क में आ चुके हैं, इनके जीवन में बदलाव आ गया है। इनमें परिवारों में भिन्नता पाई जाती है, पहले ही बता चुका हूँ। विवाह तौर तरीके में बदलाव बताया गया है, परिवर्तन बताया गया है। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक आदि संपर्क हैं, अनेक प्रकार के अंतर हैं इनमें। जनजातियों के बारे में आप जान चुके ही हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आगे हम लेते हैं इन जनजातीय समाजों में चित्र के आधार पर। इसमें जो चित्र दिया है रंग बिरंगा चित्र है, इसमें कुछ कलाकृतियाँ हैं, हाथ से बनी हुई इनकी चीज़ हैं। इन्होंने भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत की ओर अपना योगदान दिया है। स्वतंत्रता के बाद जनजाति में भारत की ओर एक अग्रसर प्रभाव दिखाया है। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने बहुत तेज़ी से अपने को बदला है। कुछ प्रशासनिक जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन्होंने अपने जीवन में बहुत तेज़ी से बदलाव किए हैं, और इसमें अनेक समस्याएं, होने वाली समस्याओं में कार्य किए हैं। समस्याओं के होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन क्रिया को बदलने में काफ़ी योगदान दिया है, और इस चित्र के माध्यम से नई नई रीति रिवाज, कला, रंग बिरंगा लोक कलाएँ, प्रथाएँ, हाथ से बनी हुई चीज़ों को या उसके माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं ये।